तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड को। आखिर सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू अपन कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं। इस मेथड का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स के अप्रोक्स मिनिमम और 16 मार्क्स तक भी जा सकता है। और शुरुआत में जब अपन करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। जब आप इसको रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे तो रिपीटेड स्टेप्स है, ऐसा कुछ भी नया नहीं होता है। तो धीरे धीरे आप जो है इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड क्या काम आता है? सबसे पहली बात देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स है। जैसे अपन ने एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा जिसके अंदर अपन ने देखा फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं, फिर वहां से अलग अलग पॉइंट्स पर हम प्रॉफिट या कॉस्ट निकाल के बताते हैं। उसी तरीके से ये सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू हमको ये बताना है कि किसी प्रोडक्ट को कितना बनाना चाहिए। जैसे अपन आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स बनाए, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाए, किस प्रोडक्ट को कम बनाए, ये सारे डिसीजंस लिए जाते थे। एक मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रोडक्ट को सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सिंप्लेक्स मेथड भी वही काम करता है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग करता है। मतलब ये एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है कि किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी डिसीजन मेकिंग में यही पता चलता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बनानी चाहिए। बट वहाँ पर आपके कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको की फैक्टर्स बोला जाता है, उसके बेस पर आप ये सारा डिसीजन लेते हैं। तो इधर भी ये सिंप्लेक्स मेथड के अंदर सिमिलर टाइप की कुछ चीज़ें होती है। सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसके अंदर टोटल 3 पार्ट में सॉल्यूशन होता है। कैसे सॉल्यूशन होता है? देखिए, सिंप्लेक्स मेथड में 3 स्टेप्स है। एक तरीके से मेजर 3 स्टेप है, इनमें छोटी छोटी स्टेप्स अलग से हैं। तो जो अपन इसमें सीखने वाले हैं उसको अपन 3 पार्ट में बांट रहे हैं। फर्स्ट जो स्टेप होगी वो एलपीपी प्रॉब्लम का रीफॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। और यदि इस इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में हमारा ऑप्टिमम आंसर नहीं आता है तो उसके बाद में अपन सब्सीक्वेंट सिंप्लेक्स टेबल्स बनाते हैं। तो ये 3 मेजर स्टेप्स है जो कि हमको फॉलो करनी होती है लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते टाइम। सबसे पहला पार्ट अभी अपन सीखेंगे कि एलपीपी की प्रॉब्लम को रीफॉर्मुलेट कैसे करना होता है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, पहले उसको कंपेटिबल बनाना पड़ेगा विथ सिंप्लेक्स मेथड। जब वो क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा देन उसका फिर आगे सॉल्यूशन होगा सिंप्लेक्स टेबल्स के थ्रू। तो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं और उस एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिंप्लेक्स मेथड कैसे सॉल्व होगा। तो हम एक अदर एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बुक वाला आप खुद सॉल्व करेंगे फिर उसी से प्रैक्टिस होगी। तो एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू। इसको पढ़ते टाइम आपका पूरा ध्यान यहीं पर होना चाहिए, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करनी है इसकी। ये 80x + 100y की एक प्रॉब्लम है। जनरली क्या होता है कि ये जो x है यहाँ पर y की जगह x2 होता है।
अब उसके बाद में सब्जेक्ट टू फंक्शन होता है। सब्जेक्ट टू फंक्शन दिया गया है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 720, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 1800। ये R से 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 900 आवर्स। और एट द एंड जब भी अपन एलपीपी की इक्वेशन भी बनाते थे तो वहां पर वेयर फंक्शन या नॉन नेगेटिव फंक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें x1 x2 की जगह अब यहाँ पर y है तो y लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे हम सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। उसके अंदर पहली स्टेप क्या होती है? रीफॉर्मुलेशन। रीफॉर्मुलेशन करना है। रीफॉर्मुलेशन करने से पहले अपन को ये सब्जेक्ट टू इक्वेशंस को समझना है, इन्हीं का रीफॉर्मुलेशन होगा क्योंकि सब्जेक्ट टू का। यहां पर देखिए ये जो साइन है आखिर ये क्या डिनोट कर रहे हैं? x प्लस 2y, ये कुछ मटेरियल या कुछ भी जो अपने आर्स लगने वाले हैं वो होंगे। ये दोनों मिला करके या तो कम होंगे या इक्वल होंगे 720 के। क्या इक्वल होंगे इसकी कोई गारंटी है? जनरली क्या होता है कि ये मैक्सिमम लिमिट है और एग्जैक्टली मैक्सिमम लग जाए पॉसिबल नहीं है, कम भी हो सकता है। जस्ट सपोज करो कि मेरा तो ये 600 ही लगा, ये दोनों जो x प्लस 2y है ये 600 ही लगे, तो अब बाकी का मेरा तो लगना तो मटेरियल या आर्स जो भी वॉटेवर था इतना ही लगना था, बाकी मेरा खाली रह गया। अब मैं उसको कैसे बताऊं? देखिए यहां पर होता क्या है कि जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं इनको बोला जाता है इनइक्वलिटीज। क्या बोलते हैं इनको? इनइक्वलिटी, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये इनइक्वलिटीज जो है इन्हीं को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है। आप एक बात बताओ मुझे, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखना, इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 720, ऐसे लिख दूं क्या? क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसका मतलब तो ये हो गया कि x प्लस 2y किसके इक्वल आएंगे? 720 के इक्वल ही आएंगे। बट क्या गारंटी है इक्वल ही आएंगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? लेस देन भी हो सकते हैं। तो अब क्या करें सर, इसको बताए कैसे? कुछ ना कुछ तो हो सकता है खाली भी रह जाएगा, पूरा नहीं लगेगा। अब जो खाली वाला पार्ट है, जैसे मैं इसको क्या अब मैं ऐसे लिखूं, जैसे मान लो मैं ऐसे बता सकता हूं x प्लस 2y प्लस जो रिमेनिंग रह गया वो इक्वल्स टू 720 हो जाएगा। ये फिर भी ठीक है कि x प्लस 2y जितने लगेंगे जो लगेंगे, फिर जो बच गया होगा रिमेनिंग वो और ले लो तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 7। बट क्या इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं रिमेनिंग? इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, तो इनका नामकरण किया गया और इनका नामकरण किया जाता है स्लैक वेरिएबल के नाम से। इन्हें बोला जाता है स्लैक वेरिएबल। अब यहां पर 3 इक्वेशन है तो तीनों में मुझे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अब इस स्लैक वेरिएबल वर्ड भी नहीं लिख सकता मैं, लिखना तो ऐसे x y z कुछ ऐसा ही पड़ेगा। तो इनको नेम दिया जाता है s का। स्लैक वेरिएबल को s से डिनोट किया जाता है। पहली इक्वेशन का स्लैक वेरिएबल है तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा? s1। जो दूसरी इक्वेशन का होगा उसको s2 और जो तीसरी का होगा उसको s3 दे देंगे और वो इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम अपन यही करने वाले हैं कि इन इनइक्वलिटीज को दूर करने वाले हैं।
तो जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें पहली स्टेप अपन क्या करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट ऑल इनइक्वलिटीज। ये ऐसा होता है, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की भी प्रॉब्लम आती है, सब पर आएंगे अपन। वैसे ये नॉर्मल स्लैक वाली ही आती है प्रॉब्लम्स। कन्वर्ट करनी है ऑल इनइक्वलिटीज को इक्वलिटीज में। अब इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना मतलब क्या, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। वैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में इक्वल्स टू अगर पहले से है तो इसको भी इनइक्वलिटी माना जाता है, वो जब आएगा तब अपन बात करेंगे। इन सबको कन्वर्ट करना है इक्वल्स टू में। तो ये जो इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वाली हमको दिख रही है यहां पर, इन सारी की सारी इक्वेशंस को इनइक्वलिटीज है, इनको कन्वर्ट करना होगा इक्वलिटीज में। और इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। फॉर कन्वर्टिंग inequalities into equalities, we need to introduce slack variable। जैसे S1, S2, S3 जो भी हो, इस तरीके से। इस काम को बोलते हैं रीफॉर्मुलेशन करना। अब ध्यान से समझिएगा, रीफॉर्मुलेशन कर रहे हैं अपन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी रीफॉर्मुलेशन होगा और सब्जेक्टिव वाले का भी होगा, दोनों का होगा। लेकिन पहले अपन सब्जेक्टिव वाले का करेंगे, एक बार ऑब्जेक्टिव को लिख करके छोड़ देते हैं ऐसी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है वो है मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू हमको दे रखा है क्या, 80x प्लस 100y। ये हमने देखा था, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट ये कर रहा है कि x की एक यूनिट पर 80 रुपीज का प्रॉफिट होगा और नंबर ऑफ यूनिट कितनी बना रहे हैं x, और इसमें भी प्रोडक्ट जो दूसरा है उसकी एक यूनिट पर 100 का होगा, कितनी यूनिट्स बना रहे हैं उसकी y। जनरली अपन यहाँ पर x2 लिया करते थे, तो यहाँ पर y है, इससे कोई फर्क नहीं है। अब ये आगे भी कुछ इसमें ऐड ऑन होगा, वो अभी देखते हैं क्या। अब अपन सब्जेक्ट 2 पर आते हैं। सब्जेक्ट 2 को तो आप बना ही सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट 2 को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन है x प्लस 2y, तो क्या बन जाएगा बताओ ये, बिल्कुल। तो ये बनेगा x प्लस 2y प्लस S1 इक्वल्स टू 720। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी, इसमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है। स्लैक मतलब जो खाली है वो स्लैक। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये 5x प्लस 4y है, यहां पर अब S1 तो नहीं लिख सकते दोबारा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा S2, और यहां पर क्या आ जाएगा S3। तो ये बनेगा 5x प्लस 4y प्लस S2। थर्ड इक्वेशन बनेगी 3x प्लस y प्लस S3। अभी है ही नहीं, तो अभी जो है उसी की बात करेंगे। तो
ये इनइक्वलिटीज हमारी इक्वलिटीज में कन्वर्ट हो गई है। अब अपन यहां पर पहली स्टेप पूरी कर चुके हैं कि हम कैसे इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगली स्टेप अपनी आएगी उसके अंदर अपन को अब क्या बनाना है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल का एक फिक्स फॉर्मेट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, जब मैं बोलूं तभी कॉपी करना है। तो देखिए अब अपन बनाने जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स टेबल 1। आप देखो हमारी इक्वेशन के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल हो चुके हैं। एक तो x है, एक y है, एक s1 हो चुका है, s2 हो चुका है एंड s3 हो चुका है। तो उन सब के लिए यहां पर जितने वेरिएबल उतने कॉलम, 1 2 3 4 5 बन गई। अब सर यहां पर होगा क्या, ये कॉलम बन जाएगा अपना वैल्यूज का मिनिमम रेशियो। अब यहां पर हमको देखना है कि जो हमारी टेबल है, देखिए पहली सिंप्लेक्स टेबल अब कर क्या रहे हैं, इसको ध्यान से लॉजिकली भी समझिए, वरना आप रट भी सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अभी हमको डिसीजन लेना है कि कितनी यूनिट्स बनाए, हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन से चलेंगे। पहली टेबल में अपन ऐसी सिचुएशन में जिसमें मान लो अपन कुछ नहीं बना रहे, खाली बैठे हैं। जब अपन कुछ भी नहीं बना रहे, खाली बैठे हैं, इसका मतलब अपनी जो सारे के सारे आर्स है, इसको मैं S1 S2 S3 बोल दूं, क्योंकि जब अपन कुछ भी नहीं बना रहे तो ना तो x लगेगा ना y लगेगा, सब क्या होगा, खाली। और खाली मतलब क्या है, S1 S2 और S3। तो अभी अपन ये मान रहे हैं कि हम खाली बैठे हैं भाई, हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे। अभी अपन डिसीजन लेंगे, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे पहले इस खाली वाले को दूर करो, इसकी जगह x लगाओ, इस खाली वाले को दूर करो, इसकी जगह y लगाओ। वो अपन को आगे डिसीजन लेना है किसको कितना लगाना है। अभी अपन ये अज्यूम करते हैं पहली सिचुएशन में कि हम खाली बैठे, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है वो देखते हैं। सबसे ऊपर लिखा जाता है CJ। CJ का मतलब क्या है, CJ का मतलब है कंट्रीब्यूशन, जो आपको मिल रहा है, या प्रॉफिट बोल सकते हो या रिटर्न बोल सकते हो, जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग। अभी देखिए यहां पर आइए, मैंने आपको बोला था कि अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अभी रीडिजाइन करेंगे। 80x प्लस 100y लग रहा है, अब इसमें 3 वेरिएबल और है, उनको भी यहां बताना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरे को ये बताओ कि ये तो S1 S2 S3 लिख दिया, इनके साथ कोई वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी मुझे। 1 2 3 4 5 कितनी लिखूं बताओ, कितना कमा के देंगे ये मुझे, अपनी कंपनी को ये S1 S2 S3 कितना कमा करके देंगे। S1 S2 S3 क्या है, जो खाली बैठे, खाली बैठा हुआ आदमी क्या कमा के देगा, कुछ भी नहीं कमा के देगा, जीरो कमा के देगा। तो इसके साथ में क्या लगा दूं मैं, जीरो, जीरो लगा दिया मैंने।
तो अपना रिटर्न क्या है, दिस प्लस दिस। ये क्यों बताया, ये खाली वाला है और खाली पड़ा रहेगा तो कोई भी कुछ भी नहीं देगा, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए इसको भी बताना जरूरी है हमें। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो वैसे तो यही है एक्चुअल में, बट जो हमारे खाली पड़े हुए आर्स है या टाइम है, मटेरियल है, वॉटएवर, उसमें रिटर्न कितना आएगा, 0, क्योंकि काम ही नहीं होगा उस टाइम में, खाली रहेंगे अपन। तो अब इन्हीं वेरिएबल्स को हमें यहां बताना होता है, तो पहले तो अपन यहां बता देते हैं वो वेरिएबल x y s1 s2 s3, और इनसे जो कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट मिल रहा है उसको यहां बताना होता है। x से कितना मिल रहा है बताओ, x से अपन को कितना कंट्रीब्यूशन या रिटर्न मिलेगा, 80 रुपीज का मिलेगा एक पर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 80 रुपीज। y से कितना मिलेगा 100 और बाकी 3 से 0, तो मैं यहां 100 लिखता हूं और यहां लिख देता हूं 0। ठीक है, यहां पर अपन लिखते हैं जो अपन बना रहे हैं बेसिक वेरिएबल्स। अभी बताओ पहली सिचुएशन में अपन क्या बना रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया था पहली स्टेप में अपन क्या बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहे, खाली है। तो जो खाली वाले वेरिएबल है मैं वो यहां बताऊंगा। खाली वाले वेरिएबल का क्या नाम रखा अपन ने, s1 s2 s3, तो उनको मैं यहां बताऊंगा s1 s2 s3। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो ये खाली वाले लोगों को हटाया जाएगा और इसकी जगह काम करने वाला आएगा, x और y जो है अपने, इनको बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी धीरे धीरे निकालेंगे। यहां पर लिखा जाता है इन खाली वाले वेरिएबल से कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, कितना देंगे ये सब, 0, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, 0। अब ये पार्ट ध्यान से समझना, इस पार्ट के अंदर मुझे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है उसकी वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखूं सर मैं ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की वैल्यूज, 3 इक्वेशन है ना, तीनों की लिखनी है। S1 कौन सी इक्वेशन को बिलोंग करता है, पहली इक्वेशन, बड़ा आसान है लिखना, x 2y और S1 है। मुझे इस 5 वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है। पहली बात तो बताओ उस पहली इक्वेशन में S2 S3 है क्या, तो उन पे तो मैं जाके 0 लिख दूं, बोले तुम तो हो ही नहीं भाई 0। अब बाकी 3 है, x का कितना लिखूं बताओ, 1 लिख दे, क्योंकि x अकेला है तो 1 माना जाएगा। y का कितना लिख दूं और s का कितना लिख दूं। चलो अब अगली इक्वेशन पे चलते हैं। अगली इक्वेशन में x में कितना लिखूं, 5 लिखता हूं। y में कितना लिखूं, S1 में है ही नहीं तो 0, S2 में और S3 में 0। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, 3x प्लस वाई S3, x में कितना लिख दूंगा, 3 लिख देते हैं। यहां तक बनाना सीख गए, चलो एक और सीखते हैं फिर नोट करना, इसमें स्टेप्स ज्यादा है इसलिए धीरे धीरे करना है इसको सॉल्व। अब मुझे सीजे निकालना है। व्हाट इज सीजे, सीजे कंट्रीब्यूशन। अब लेकिन यहां पर सीजे जो निकालना ना वो क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकालना है सबका। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, ये जितने भी वेरिएबल है ना इन सबका मुझे वेटेड बोल लो, वेटेड एवरेज नहीं करते, दिस इनटू दिस करके फिर सबका टोटल कर लेते हैं, वैसे ही मुझे क्या करना है, यहां पर डैश लगा दो, मुझे क्या करना है क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकालना है। एक्स का निकालता हूं, 1 यूनिट या 1 आर जो लग रहा है उस पर मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, 0, 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो टोटल कितना आएगा इसका, 0। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि अपन खाली बैठे, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूशन क्या आना है, 0। इसमें तुम किसी का भी निकाल लो, सबका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 0। देखो 2 इंटू 0 करेंगे 0, 4 इंटू 0, 1 इंटू 0। तो सर पहली इक्वेशन में ये बात तो हमको पक्की हो गई कि सीजे जो है वो क्या आता है, 0 ही आता है, क्योंकि पहली सिचुएशन में अपन कुछ करते ही नहीं। अब ये तुम खुद बताओ कैसे निकालू, क्या कर रखा है अपन ने यहाँ पे, सीजे माइनस जेड जे। सर ये सीजे कौन सा वाला है, ऊपर वाला, ये रहा ऊपर सीजे, और जेड जे कहाँ है, ये सीजे नहीं है, इसको जेड जे बोलते हैं, इसका नामकरण गलत हो गया, ये जेड जे है। तो सीजे ये रही और जेड जे ये रही। सीजे में से जेड जे लेस करते हैं भाई, 80 माइनस 0 तो कितना आ गया, 100 माइनस 0, 0 0 0। इसको क्या बोलते हैं सर, ये सीजे माइनस जेड जे आखिर है क्या, ये है अपना नेट रिटर्न,
या इसको मैं नेट कंट्रीब्यूशन बोल सकता हूं। अब तुम खुद ही करोगे, ये तुम्हारे खुद ही अगर तुम समझोगे तो अपने आप करते रहोगे। देखो अपने पास में ये सारे प्रोडक्ट है जिनका अपने पास में नेट कंट्रीब्यूशन या रिटर्न आ चुका है। बताओ किसको बनाओगे, किसको बनाना पसंद करोगे? तुम एक्स को बनाओगे, वाई को बनाओगे, किसको बनाओगे इन सब में से? अगर तुमको ऑप्शन मिले तो जो सबसे ज्यादा कमा के देगा उसी को बनाएंगे। तो किसको बनाएंगे सबसे पहले? वाई को। लेकिन इसको बनाने से पहले आप नोट कर लो इससे पहले की बात, ठीक है? फिर स्टेप्स लिखते हैं। देखिए सिंपल है, अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और है, हो गया। वरना ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और आपको दुनिया छान मारो कोई लॉजिक ही नहीं बताता इसका, वरना बहुत आसान है। कल मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था ऐसे ही, 70 लाख व्यू, 80 लाख व्यू, लॉजिक जीरो, कोई लॉजिक नहीं है। आप जाके देखना उसको फटाफट, ये एस ऐड कर देंगे, क्यों करेंगे पता नहीं, ये कर देंगे, क्यों करेंगे पता नहीं, वो रटने वाली चीज हो गई। ये कॉपी, वैल्यूज कॉपी मत करना, वैल्यूज खुद निकालना भाई। सिर्फ और सिर्फ टेबल का फॉर्मेट कॉपी करो, बाकी सारी कैलकुलेशन खुद करो। वैल्यूज अपन लिख सकते हैं, वैल्यूज क्योंकि यहीं से कॉपी करनी है, जो ये आर से 720 1800 900। बी को बेस वेरिएबल बोल सकते हो आप। और जो वैल्यूज है इनको अगर स्टैटिक्स की लैंग्वेज में कोएफिशिएंट्स बोला जाता है, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है। अब बेस वेरिएबल से तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, जो बी है उसको ऐसे याद रखो, ये बना रहे हैं अपन, जो बना रहे हैं वो बी है। अभी अपन इन सबको वैल्यूज को नाम देंगे। ये क्या है? ये है व्हाट वी आर मेकिंग, जो हम बना रहे हैं। सी बी क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट वी आर मेकिंग। अब पहली टेबल में वैसे हम कुछ भी नहीं बनाते हैं।
लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स बोल सकते हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे, CJ माइनस ZJ में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है जो मैक्सिमम आती है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है, ये अभी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन भी करेंगे। आपको दिमाग में पहले से कुछ भी नहीं बनाना है। मिनिमाइजेशन होगा तो ऐसा करना है क्या, वैसा करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है क्या ये बात? फटाफट से मुझे बताइए। अब देखिए आगे अपन को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा आप आगे। अब अपन को पता चल चुका है अपन क्या बनाएंगे पहले, ये ठीक है। पहले अपन ये बनाने वाले y को। अब एक बात सोचो, y को बनाएंगे तो आर्स कितने लगेंगे, ये 2 4 1 ये लगेंगे। इसको लॉजिकली ध्यान से समझना, अपन रेशियो कैसे निकाल रहे हैं वो देख रहे हैं। ये जो कॉलम अपना सेलेक्ट हुआ है ना, इसका भी नामकरण कर रहे हैं, इसको बोला जाता है की कॉलम। की कॉलम कैसे आता है, जब जो भी अपना सेलेक्ट हुआ है कॉलम, उसको की कॉलम बोल देते हैं। अब अपन को ये बनाना है, पता है, ध्यान से समझना वरना बाद में रटना पड़ेगा तुमको। ये बनाना है पता है, और ये आर्स अवेलेबल है अपने पास में, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे आर्स इस प्रोडक्ट को बनाने में दे दिए जाए तो बताओ कितनी यूनिट्स बना लेंगे? 720 आर्स है टोटल, एक एक में कितना लगेगा, 2 आर लगेगा। तो अगर अपन इसको पूरा दे दे 720 डिवाइड बाय 2 तो कितनी यूनिट्स बन जाएगी? 360 यूनिट्स बनाई जा सकती है। कैसे निकाला अपन ने? 720 डिवाइड बाय 2। और यूं भी बोल सकते हैं वैल्यू, ये लिमिटेड वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ की कॉलम। इसका भी अपन बनाएंगे सारी स्टेप्स जो है। अगले वाले का, नेक्स्ट वाले का देखें, 1800 आवर्स है, 4 आवर्स लगते हैं एक में, 450 बना सकते हैं, इसको दे दे पूरे को। तो तीसरे को अगर मैं पूरा दे दूं तो कितना बना सकता हूं? ये 1800 डिवाइड बाय 4 किया, इधर अपन ने 900 डिवाइड बाय 1 किया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ये सारा नहीं बना सकते अपन, ये पॉसिबिलिटीज है तीन अपनी कि 360, 450, 900। अभी एक ध्यान से बात समझो, जस्ट सपोज के अपन को एक चेयर बनानी है,
चेयर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगी? वुड, लकड़ी चाहिए जिसको अपन टिम्बर भी बोलते हैं, ये चाहिए अपन को। और क्या क्या चाहिए? उसको जोड़ने के लिए फेविकॉल चाहिए। और कुछ? अदर मटेरियल लिख देते हैं, ठीक है, जो भी चाहिए होगा वो चाहिए। अब तुम्हारे पास में लकड़ी तो इतनी पड़ी है कि तुम 1000 चेयर बना दो। अदर मटेरियल इतना पड़ा है कि 5000 बना दो। फेविकॉल इतना पड़ा है कि 500 बना दो। चेयर बनाने लगे तुम, कितनी बना पाओगे? 500 ही बना पाओगे, क्योंकि ये रिसोर्स क्या है हमारा? लिमिटेड। इसी तरीके से अगर हम इन तीनों में से बनाना चाहे तो बताओ कितनी बना पाएंगे? 360 ही बना पाएंगे। तो क्या हम यूं बोल दे कि जो ये रो वाला रेशियो वाला कॉलम है, इसमें से कौन सी वैल्यू ली जाती है? मिनिमम वैल्यू ली जाती है। तो अब ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं बनाना है अभी। ये वाली रो जो है, ये वाली रो जो है, ये एक है जो अपन ने सेलेक्ट करी है। कॉलम कौन सा सेलेक्ट करा? कॉलम अपन ने सेलेक्ट करा है सर ये वाला। ये दो चीजें अपन ने सेलेक्ट करी है भाई, इसको बोलते हैं की कॉलम। और जो रो सेलेक्ट करा फिर उसको क्या बोले? की रो बोल देंगे। अब जहां पर दोनों का संगम हो रहा है वो नंबर बताओ कौन सा है? वो नंबर कौन सा है? 2। इसको नाम क्या दे बताओ? इस नंबर को क्या नाम दे? इंटरसेक्शन नंबर नहीं। इसके पापा का नाम की रो, मम्मी का नाम की कॉलम, तो बच्चे का नाम की नंबर होगा। इसको अपन बोलते हैं की नंबर। हाँ जी, इसको कॉपी कर लीजिए। और ऐसे ही आपको की रो और कॉलम को सिलेक्ट करके बताना है। हाँ जी, यहां तक सभी ने कर लिया है। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या करा, ये टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर वैल्यूज ली, इसके अंदर ये कुछ वेरिएबल है जो कुछ नहीं कर रहे हैं,
इस सिचुएशन में अपन कुछ बना नहीं रहे, जो बना रहे होते हैं वो यहाँ लिखा जाता है, फिर उनसे जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो यहाँ लिखा जाता है, इनसे जीरो मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर जो भी वेरिएबल अपने हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, उनकी जो जो वैल्यूज है वो अपन यहाँ लिख देते हैं, और जो हमारी लिमिटेशन है वो अपन यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो भी इनका सारे वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन है वो ऊपर लिखा जाता है। फिर अपन को ZJ निकालना होता है। ZJ कैसे निकालते हैं, ये जो ईच वेरिएबल है इसको मल्टीप्लाई करना होता है इनके कंट्रीब्यूशन से जो अपन बना रहे हैं, मतलब वेटेड एवरेज हो गया एक तरीके से। वेटेड अपन को हर एक कॉलम को इससे CB से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद में ये ZJ निकल जाती है। फिर हमको CJ माइनस ZJ करना होता है, तो हमारा ये नेट कंट्रीब्यूशन निकल गया। ये कमाई है जो अलग अलग कमा करके दे रहे हैं। तो हम पहले किसको बनाएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो हमने इसको सेलेक्ट करा। जो कॉलम सेलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, की कॉलम। फिर हमने देखा चलो हमको बनाना तो ये है, कंफर्म हो गया, अब कितना और कैसे बनेगा भाई, कितनी यूनिट्स बनेगी इसकी। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास में लिमिटेशंस थी, हमने इस की कॉलम की हर एक लिमिटेशन वैल्यू को इस की कॉलम की वैल्यू से डिवाइड करा। ये हमारे टोटल आवर्स है, और ये है एक एक यूनिट पे कितना लगेगा अगर वाई बनाते हैं तो 720 आवर्स अवेलेबल है, इसमें 2 घंटे लगेंगे, मतलब टोटल 360 बना सकते हो। इसके अकॉर्डिंग वाई की टोटल 450 बना सकते हो, इसके अकॉर्डिंग 900 बना सकते हो। ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, बट जब प्रोडक्ट बनेगा तो सब कुछ लगेगा उसमें। जैसे यहाँ पर चेयर में वुड भी लगेगी, फेविकॉल भी और अदर मटेरियल भी। तो इसलिए इनमें से हमेशा कौन सा वाला लिया जाता है, मिनिमम, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। तो हम इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, की रो बोलते हैं। तो ये की रो सिलेक्ट हो गई, और जहां पर की रो और कॉलम मिलते हैं वहां पर जो नंबर होता है दैट इज नोन एज की नंबर। यहां तक की बात क्लियर है सभी को। चलो इसकी स्टेप्स भी लिख लेते हैं वरना तुम भूल जाओगे। लिखो स्टेप नंबर 1, ऐसे एक एक को करके लिखना। CJ फॉर्मेट तो बनाना ही भाई, फॉर्मेट के स्टेप नहीं लिखाएंगे, तुम चाहे इसको भी लिख लो। स्टेप नंबर 1 लिखो, मेक फॉर्मेट ऑफ सिंप्लेक्स टेबल, जिसमें बस तुमको ये भरने हैं, वैल्यू कोई भी नहीं भरनी, सिर्फ वो चीजें भरनी है। मेक फॉर्मेट ऑफ सिंप्लेक्स टेबल, फॉर्मेट क्या होता है वो अपन ने देखा। फॉर्मेट बना लिया भाई। अगली स्टेप, फॉर्मेट बनाने के बाद में क्या लिखोगे, ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, CJ लिखो। अगली स्टेप, राइट CJ ऑफ ईच वेरिएबल, राइट CJ ऑफ ईच वेरिएबल। कहां से मिलेगा ये जो CJ आपको लिखना है ये मिलेगा कहां पर, तो लिखो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलेगा अपने को ये जो वैल्यूज अपन को मिली है 80 100 0 0 0, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिली है। ठीक है, तो ये हो गया CJ का पहला पॉइंट। जो अपन ने स्टेप नंबर 2 लिखी वो किसके लिए हो गई, इस CJ के लिए। अगली स्टेप इसके लिए B के लिए, बेस वेरिएबल। तो अपनी स्टेप नंबर 3 इस B के लिए, ये B कहां से आया, लिखिए in our first table we assume we are making nothing. In our first table we assume we are making nothing. Therefore we write slack variables. इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, स्लैक वेरिएबल्स लिखते हैं। Therefore we write slack variable. तो ये हम स्लैक वेरिएबल लिख दिया। CB, नेक्स्ट इज CB, स्टेप नंबर 4 हो गई CB। और हर एक स्टेप के साथ लिखना ये किससे रिगार्डिंग है। तो पहली स्टेप पे CJ लिख लेना, दूसरी थी ये, तीसरी इसके लिए, और चौथी CB के लिए स्टेप्स है। CB मीन्स क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेस वेरिएबल। CB मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेस वेरिएबल। स्टेप नंबर 4 में लिख लो, राइट लगा दो चाहे उसके साथ, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ बेस वेरिएबल। बेस वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन लिखिए।
ये चाहे सिलेबस किसी का ओल्ड हो न्यू हो किसी में भी आ सकता है। अगर कोई चीज आ गई सिलेबस में मतलब वो किसी में भी आ सकती, चाहे बुक में हो या ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ बेस वेरिएबल, तो अपन ने ये भी बना लिया। अब इसके बाद में ये लिखना है अपन को, तो अगली स्टेप नंबर कितनी हो गई? 5 लिखो। राइट ऑल दी लिमिटेड वेरिएबल्स बिलो, राइट ऑल दी लिमिटेड वेरिएबल्स बिलो सीजे रो, बिलो सीजे रो। सीजे वाली जो रो थी उसके जस्ट नीचे सारे लिख लो, मतलब ये ऐसे समझ लो ये इसका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। तो इसका नीचे लिमिटेशन, इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब अगली स्टेप में अपन ने ये वैल्यू लिखी थी, इसमें लिखिए राइट ऑल दी लिमिटेड वैल्यूज, राइट ऑल दी लिमिटेड वैल्यूज फ्रॉम सब्जेक्ट टू फंक्शन, फ्रॉम सब्जेक्ट टू फंक्शन। सब्जेक्ट टू फंक्शन में जाओ और वहां से जो है आप सारी की सारी वैल्यूज ले लो जो कि अपन ने यहां पर लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप, अब अपन इधर जेड जे निकालेंगे, जेड जे के लिए है अगली स्टेप। नाउ वी विल कैलकुलेट जेड जे। जेड जे कैसे निकालोगे, मैंने यहां पर लिख रखा है, यही फॉर्मूला लिख लो। ईच वेरिएबल, ये जो है मल्टीप्लाई बाय सी बी, सिग्मा लगाना साथ में, सिग्मा ईच वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय सी बी। तो हर एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इस सब से। तो हर एक वेरिएबल को अपन ने सी बी से मल्टीप्लाई करके जेड जे निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? सी जे माइनस जेड जे। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी विल कैलकुलेट सी जे माइनस जेड जे। नाउ वी विल कैलकुलेट सी जे माइनस जेड जे। दिस इज द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन और वैल्यू एडेड। दिस इज द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन और वैल्यू एडेड। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करोगे? अब ये निकाल ली, इसका क्या करें भाई अपन? इनमें से क्या लेंगे? हाईएस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट। नाउ वी विल सेलेक्ट हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम, नाउ वी विल सेलेक्ट हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम Cj minus Zj. Now we will select highest value from Cj minus Zj and it will be known as key column, and it will be known as key column, and it will be known as key column. नेक्स्ट स्टेप, की कॉलम हो गया, ये इसको सिलेक्ट कर दिया अपन ने। अब अगली स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे? वो वैल्यूज लिखेंगे, तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप। नाउ राइट द limited values, now write the limited values of subject to constraints, limited values of subject to constraints। तो ये जो आए हैं ये
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की जो वैल्यूज़ थी वहाँ से आए हैं सब्जेक्ट टू फंक्शन में, इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यूज़। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे रेशियो के लिए। नाउ कैलकुलेट द रेशियो फॉर ईच रो। ईच रो बोल लो या अपन निकाल रहे हैं इनके लिए, लेकिन ईच रो बोलेंगे अपन इसको। नाउ कैलकुलेट रेशियो फॉर ईच रो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखो, रेशियो इक्वल्स टू लिमिटेड वैल्यूज जो कि वैल्यू वाले कॉलम में है, डिवाइड किससे करोगे, वैल्यूज ऑफ की कॉलम से, डिवाइड बाय वैल्यूज ऑफ की कॉलम, की कॉलम की वैल्यूज से। मतलब ये जो वैल्यूज है ये किससे डिवाइड होगी, की कॉलम जो सिलेक्ट हुआ है। 720 डिवाइड बाय 4, 1800 डिवाइड बाय 4, 900 डिवाइड बाय 1। अब इनमें से क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट, नाउ सेलेक्ट दी मिनिमम रेशियो, नाउ सेलेक्ट दी मिनिमम रेशियो। This will be known as key row. This will be known as key row. Next line में लिखिए, the number which is located at the intersection point, the number which is located at the intersection point of key row and column, the number which is located at intersection point of key row and column is known as key number, is known as key number. चलिए ये सारे काम हो गए। अब अपन को यहाँ पर लास्ट वैसे ये दिखाना नहीं होता, बट अपने एनालिसिस के लिए अपन बनाएंगे कि यहाँ प्रॉफिट कितना होगा अपने को। तुम खुद सोच के बताओ कि इस सिचुएशन में अपने को कितना प्रॉफिट होगा, क्या कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर अभी अपन कुछ बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहे अभी अपन। तो जब कुछ भी नहीं बना रहे तो प्रॉफिट कितना होगा, जीरो होगा। कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं इस सिचुएशन के अंदर, जीरो प्रॉफिट होगा। वाई तो अब बनाएंगे, अभी थोड़ी बनाया वाई, अभी तो डिसीजन लिया है इसको बनाना है। अब देखिए ये जो रास्ता है, देखो तुमसे कभी कोई रास्ता पूछे तो उसको हमेशा बोलना आगे से लेफ्ट। किसमें, सिंप्लेक्स में। सिंप्लेक्स में रास्ता क्या होता है, आगे से लेफ्ट। मतलब चलना कहाँ से, इस कॉलम से, इस कॉलम में आगे से लेफ्ट। कहाँ से ले, मोड़ कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो यहाँ लेफ्ट लेंगे, है ना। तो ये सीधी गली है, यहाँ गए, यहाँ से क्या ले लिया, लेफ्ट। यहाँ से अपन एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। ये होता है इनकमिंग वेरिएबल, ये आएगा आप, क्योंकि अपन ने डिसाइड किया ना अब तो वाई बनाएंगे। लेकिन जब वाई आएगा तो कोई जाएगा भी तो सही, किसको निकाले फिर, तो किसको निकालना है, S1 को निकालना है। आगे से लेफ्ट लेके जो आएगा उसको निकालना है। तो यहां पर देखिए इस की रो का जो वेरिएबल होता है ये होता है इनकमिंग वेरिएबल। ये आ रहा है, ये हम डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमको वाई बनाना है। और ये जो S1 है ये आउटगोइंग वेरिएबल होगा। तो अपनी स्टेप में अगली स्टेप जोड़ लीजिए, डिटरमाइन इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेरिएबल।
अब हम डिसीजन तो ऑलरेडी ले चुके थे, बट उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है कि भाई हमको पता था वाई बनाएंगे। अब वाई बनाएंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे वो मैं आपको पहले से ही बता सकता हूँ, हालांकि अगली टेबल बना के बताना पड़ेगा। वाई की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, फाइनली कितनी यूनिट्स बना पाएंगे अपन वाई की, 360 बना पाएंगे। और वाई की एक यूनिट पे कितना कमाते हैं, 100 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, वाई को बनाने से टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा, 36,000 का मिलने वाला अपन को। चलो यही अपनी अगली टेबल में बताना है अपन को। इसमें टोटल 3 टेबल बनेगी, बट सेकंड के बाद में सब रिपीटेड है। पहली और दूसरी मेन है, दूसरी के बाद अगर तीसरी बनी तो रिपीटेशन है। फिर मेनली 3 टेबल तक बनता है। सिंप्लेक्स टेबल 2, फॉर्मेट बना लो सेम टू सेम, वैल्यू एक भी मत लिखना भाई, फॉर्मेट सेम टू सेम बना लो। जहां सीजे आता था वहां सीजे, जहां जेड जे आता था वहां जेड जे। तो फॉर्मेट ही पहली बात, तो फॉर्मेट करेक्ट नहीं बनाना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। चाहे आप इसका क्वेश्चन कभी भी करो पहले पेंसिल से कर लो, फिर तुम आगे जो भी लिखना चाहो फाइनल होने पर तब लिख लेना। वो इस टेबल के बाद लिखेंगे, अगली स्टेप इसी टेबल की होगी जो अपन बना रहे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो बी है उसमें कौन कौन सी वैल्यू लिखोगे, S2 S3 लिखोगे ओनली, वैल्यू तो 3 ही आएगी। S1 S2 S3 था, क्या अभी भी तीनों सेम आएगी, अभी भी कुछ नहीं बनाएंगे। अब y बना रहे हैं ना, किसकी जगह बना रहे हैं, तो अब S1 की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। टेबल छोटी मत बनाना, बड़ी बनाना, कोई कंजूसी करके मत बनाना, इसके अंदर वर्किंग होगी, वरना फिर तुम्हारी बनेगी नहीं वो। पिछली टेबल जितनी बनाना और गैप रखना S1 S2 इनके बीच में। इधर लिख लो फिर नहीं आएगा, इन दोनों कॉलम को एक बना लो फिर डैश नहीं आएगा।
y के सामने CB में कितना लिखेंगे 100, क्योंकि y का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 100 है y का, तो हमने देखा है। बाकी का अभी भी कितना है 0। S1 चला गया, 2 3 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा भाई, पहली रो अपन को बनानी है। कैसे बनाएंगे पहली रो? पिछली टेबल से ही डेटा लेना पड़ेगा, बट डेटा कैसे लेंगे? की रो जो अपना था, की रो क्या था ये वाला, इस की रो के हर एक नंबर को की नंबर से डिवाइड कर देना है, पहला काम। इसमें क्या 2 4 काम होंगे अलग अलग, तो इसलिए एक एक फूक फूक के कदम रखो, बस ये हो गया। फिर सिंप्लेक्स में रिपीटेशन है, मतलब जो सेकंड टेबल में होगा फिर वही थर्ड में होगा अगर नहीं आया। अच्छा, अपन ये सॉल्यूशन करना कब बंद कर देंगे, ये सोचो, कब अपना काम खत्म हो जाएगा? नहीं, जब ये कंट्रीब्यूशन या तो 0 आ जाए सारे या नेगेटिव आ जाए, तो बनाने का फायदा क्या? फिर हमको कुछ मिल ही नहीं रहा होगा। जब अपन को कुछ नहीं मिल रहा होगा तो अपन क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो जब भी ये वैल्यू CJ माइनस ZJ 0 या नेगेटिव आ जाए, तो उस टाइम पर अपना ऑप्टिमम आंसर आ गया, काम खत्म हो जाएगा। पहली में कुछ बनाते ही नहीं तो कैसे आएगा? पहली में ZJ की वैल्यू 0 होती है, तो कैसे आ जाएगा बताओ? तो सेकंड में आ गया, तो कुछ भी। अब तो बोला पहली का बनाने क्या मैंने कर लिया, अब क्या करूं? तो अब कुछ तो बोलूं। ये वैल्यूज है, ये तो सेम रहेगी, लेकिन अब ये वैल्यूज जो है फर्स्ट टेबल में सेम रहेगी, सेकंड में नहीं रहेगी। अब क्या होगा सर? ये जो अपना की रो है, इसमें आने वाली सारी वैल्यूज यहां तक विल बी डिवाइडेड बाय की नंबर। तो डिवाइड करो और एक नई टेबल बनाओ। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करेंगे देखो, पहले यहां वर्किंग बता देते हैं अपन। हाँ जी, की नंबर इज 2 और वो वहां पर जो वैल्यू लिखी हुई दैट इज 1, तो ये क्या होगा 1/2। ध्यान से समझना, आगे देखो 2/2, नेक्स्ट वन इज अब तो तुम निकाल सकते हो ये वैल्यू पहली रो की। भाई आगे दिमाग मत लगा लेना कोई आगे की निकाल ले। वैल्यूज निकालो, क्या क्या आएगी? 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आता है? आधा, 0.5। तो या तो 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो, जो आपकी इच्छा हो। 2/2 क्या आएगा? 1। 0/2 ये सब 0 0 0 आ जाएंगे। आगे का निकालते हैं, चलो ध्यान से समझो आगे का। ये तो 1/2 या 0.5 ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इन वैल्यूज को अपन किसी और कलर से लिख लेते ताकि ध्यान रहे तुमको भाई। ये 1/2 आएगा, ये 1, ये 1/2 या 0.5, ये 0, ये 0 और ये 360। अब ये निकालना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये समझ लो, फिर लास्ट काम है ये, फिर सारा सिमिलर हो जाएगा। अब ये काम में क्या है देखो, ये जितनी भी वैल्यूज है ना अपन को पहले एज इट इज कॉपी करना है सबको।
तो 54010 और 1800। अब तुमको कुछ नहीं करना अभी, जब तक मैं ना बोलूं। अपने को एज इट इज कॉपी कर लेना है सर 5, चलो इसको तो ऐसे 54010, ये सारी वैल्यूज अपन ने कॉपी कर ली। अब इन सबके साथ में माइनस का साइन लगाना है, और इनके में से क्या माइनस करना है वो ध्यान से सिर्फ इसमें से हमको लेस करना है कुछ। मतलब जो भी चीजें लेस होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, है ना। इस ब्रैकेट से हमको ये पता चल रहा है। पहली चीज क्या आएगी सर? पहली चीज यही वैल्यूज। तो ये जो भी वैल्यूज अपनी ऊपर है ये निकली है, ये सब यहां आ जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर सर इन वैल्यूज को लिख देते हैं। तो 1/2 की रो की जो वैल्यूज आई है ना वो निकल के यहां पर क्या आएगा 1, यहां क्या आएगा हाफ, यहां क्या आएगा 0, यहां भी क्या आएगा 0, और यहां क्या आएगा। और अब एक आखिरी, अब इसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो किससे करना है? इसी रो में जो नंबर की कॉलम में था, इसी रो का जो नंबर की कॉलम में था, कौन था? 4। तो सबके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 4। तो यहां पर मल्टीप्लाई किससे होंगे? 4 से। बस अब तीसरे में भी यही होगा और आगे भी यही होगा, और इतनी स्टेप्स होगी, अब रिपीटेशन होगा आगे से। तो अब देखिए यहां पर अपन को क्या करना है सर, इनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं? 5 माइनस 4 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ मतलब 2, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। 4 माइनस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 0 माइनस कुछ करोगे, 4 इंटू हाफ, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0 इंटू 4 मतलब 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0, 1800 माइनस 360 इंटू 4। तीसरी रो बनानी है तुमको खुद को, और तीसरी में ये वैल्यू ये नहीं है कि इसकी लेंगे उसी की लेंगे की रो की, ठीक है। वो बनाओ, तीसरी रो बनाने का ट्राई करो। अब बस इतना ही है सिंप्लेक्स, अब रिपीटेशन है अगर होगा तो भी। मल्टीप्लाई में पहली वैल्यू की रो से आएगी हमेशा। थ्री माइनस हाफ करेंगे कितना आएगा? या तो 2.5 या 5/2।
वैल्यूज बताओ की रो की क्या क्या आई। वैल्यू कितनी आई लास्ट। चलो मैं वैल्यूज लिख देता हूं क्या क्या आ रही है, आप मैच करो। 5/2 या 2.5। पहले सारे नंबर लिख लो जो है, उनके साथ में माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट बनाओ। फिर जो पहली वैल्यू है वो यहां से आएगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो उसी कॉलम में, की कॉलम में वहां पर क्या नंबर था, जैसे इसमें क्या था, इसमें देखोगे की कॉलम में इसी जगह 1 था तो 1 आएगा। ये वैल्यूज आएगी। जेड जे निकालो, जेड जे निकालना वही सेम का, अब सारा काम सेम है आगे का, अब नया कुछ नहीं है। जेड जे कैसे निकालोगे, ये जो वैल्यूज आई है ईच वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे इससे और उनका टोटल कर लोगे। हाफ इंटू 100, 3 × 0 0। देखो मेनली ये तो जीरो है, तो इनसे जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही आएगा, मतलब ऊपर ऊपर वाले को ही करना है अपने को एक तरीके से। तो 100 का 0.5 से या हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 50, फिर 3 × 0 0, 5/2 × 0 0। तो यहां पर आ कितना जाएगा, फर्स्ट वाले में 50, नेक्स्ट वाले में कितना आएगा 100 × 1, फिर ये 0 और ये 0, फिर इधर हाफ इंटू 100, फिर ये 0 आ जाएंगे और ये भी 0 आ जाएगा। फिर सीजे माइनस जेड जे करो, 80 - 50, 100 - 100, 0 - 50, फिर देन 0, देन 0। की कॉलम बताओ कौन सा आएगा, ये आएगा ना की कॉलम, और लॉजिकली भी यही आना चाहिए। मेन है ही अपने पास दो प्रोडक्ट बनाने को, एक्स और वाई, बाकी तो स्लैक है। वाई बना लिया तो अब क्या बनना चाहिए, एक्स ही बनेगा। रेशियो निकालो, रेशियो कैसे निकालोगे, दिस वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यूज ऑफ की कॉलम। थ्री 360 डिवाइड बाय हाफ, अरे 180 कैसे आ जाएगा, 720 आएगा। बताओ, डिवाइड करना नहीं आया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में वैल्यू कितनी है 360, डिवाइड किससे करोगे 3 से,
540 डिवाइड बाय 2.5 2.5 आया था। बताओ क्या आएगा? तीनों में से कौन सा लोगे? भाई ये तीनों चीजें हैं लेकिन लिमिटेड लेते हैं। लिमिटेड क्या है? और ऊपर भी अपन मिनिमम वर्ड लिखते हैं, तो अपने को वैसे ही ध्यान होना चाहिए, इसमें से मिनिमम लिया जाएगा। ये अपना की रो बन गया। संगम स्थल पर कौन सा नंबर है? अब तुमको होमवर्क में थर्ड टेबल बना के आनी। प्रॉफिट यहाँ पे 36,000 का होगा सीधा सीधा, क्योंकि अपन ने वो जो यूनिट्स बनाई थी, कितनी यूनिट्स बनी थी? 360, और एक पे कितना रिटर्न आ रहा था? 100 का। और यहां पर भी आप देखोगे तो y का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 100। और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपन को टेबल के ऊपर ही लिख लो चाहे। फर्स्ट में अपन प्रोड्यूसिंग नथिंग थे, और यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? 360 यूनिट्स किसकी प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑफ y। और ऊपर वाले में कुछ नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ जाएगा, ₹36,000 का। अब तुमको होमवर्क में थर्ड टेबल बनानी, सेम ऐसे ही बनेगी जैसे ये दूसरी बनी है ना, वैसे ही तीसरी बनेगी। और तीसरी टेबल में अब तुम क्या करोगे भाई? अब x की यूनिट्स बना रहे हो। आंसर तो मैं तुमको पहले ही बता दूं। x की कितनी यूनिट्स बनाओगे? 120। x की एक यूनिट पर कितना कमाओगे? कितने रुपए कमाओगे? पहले तो बताओ, जो कमाएंगे वो तो बाद की बात है। इनकमिंग वेरिएबल क्या होगा और आउटगोइंग वेरिएबल क्या होगा? इनकमिंग x, आगे से लेफ्ट लेने वाला जाता है, आगे से लेफ्ट लेके s2। तो इनकमिंग आउटगोइंग बताना बड़ा जरूरी होता है, इसके नंबर भी होते हैं भाई। सेकंड टेबल में इनकमिंग वेरिएबल x, आउटगोइंग वेरिएबल होगा s2। यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। तो थर्ड टेबल आपके लिए होमवर्क में है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और देखेंगे फाइनल आंसर। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इससे इंटर में तो आएगा, तो इससे छोटा आएगा, दो टेबल में ही काम हो जाएगा। इसमें वेरिएबल भी 3 थे, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है। चलिए इससे आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, तो यहाँ तक अपन ने सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करा था।
इसके बाद में एक मैंने आपको बनाने को दी थी, क्या वो आपने बनाई है? आगे की टेबल के अंदर क्या आंसर आ रहा है पूरा? प्रॉफिट कितना आएगा? देखो प्रॉफिट कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल सा काम है, या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर ये जो वैल्यूज है इसको इस कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करो। जैसे अपन ने 360 यूनिट्स बनाई थी, किसकी? वाई की, तो 360 इंटू 100 36,000। फिर इधर देखे तो इसकी 360 बनी थी और ये जीरो है तो जीरो आ जाएगा। ये 540 इंटू जीरो करोगे ये भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना आएगा? 36,000। और सीधा भी निकाल सकते हैं, अपन ने बनाई थी 360 यूनिट्स, एक पे कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा था? 100 का। तो इस तरीके से 36,000 आ गया था। अब इसी टेबल से एक नई टेबल बनेगी। नई टेबल के अंदर अपन ने देखा कि जहां पर की रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो अपना की नंबर होता है। तो यहां पर अपन ने देखा कि ये जो नंबर है ये अपना की नंबर हो गया। की नंबर निकालने के बाद में अपन क्या करते थे कि इस पूरी रो को इसी की नंबर से डिवाइड कर देते थे। पहला काम तो ये करते थे। फिर उसके बाद में बाकी के अंदर वही काम होता था, जो नंबर है वो एज इट इज लिख लिया और फिर आगे का काम करा। तो देखिए आगे की टेबल क्या आ रही है वो भी अपन बना देते हैं। इस टेबल में आंसर इसका आ जाना चाहिए, इसके बाद में ऑप्टिमम नहीं रहेगा ये, तो इसी में अपने को आंसर मिल जाएगा इसका। इसके अंदर अपना एक x था, एक y है, एक S1, S2 एंड S3। ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो सीजे जो थे फर्स्ट वाले का 80, 100 और बाकी सबका 0। इधर अब अपन क्या बना रहे हैं देखो, फर्स्ट टेबल में अपन ने इंसर्ट करा था y को। अब इस टेबल के बाद में कौन सा इंसर्ट हो रहा है? अपन ने देखा था आगे से लेफ्ट वाला हटता है और जो जहां से अपन लेफ्ट लिया वो एंटर होता है। तो ये यहां से तो अपन एंटर कर रहे हैं, मतलब x तो आएगा और जो लेफ्ट में आ रहा है वो हट जाएगा। तो मतलब S2 हट जाएगा और S2 की जगह x आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? y, और अब S2 की जगह x लिख देंगे और यहाँ पर बच जाएगा S3। अब इसको सॉल्व करना है, उससे पहले अपन कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं इनका क्या क्या है। y का 100 था, x का कंट्रीब्यूशन 80 है और इसका 0 है। अब अपन को क्या करना है, अब यहां पर अपन देखिए कि जो भी की रो आती है उस पूरी रो को की नंबर से डिवाइड करना होता है। तो की नंबर क्या है अपना यहां पर 3। अब इसको डिवाइड करना होगा पूरी की पूरी रो को 3 से। तो पहला तो 3/3 होगा, तो यहां कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद में ये 0/3 होगा, जीरो आ जाएगा। -2/3, यही सेम आ जाएगा -2/3। या तो आप ऐसे कर लो या सॉल्व कर लो इसको। उसके बाद में 1/3,
ये एज इट इज लिख सकते हैं या 1/3 को अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद में है 0/3। देन 360 है ना यहाँ, ये वैल्यूज निकल गई। देन अपन को क्या करना होता था, जो वैल्यू थी वो एज इट इज लिख लो पहले तो इनकी। तो 1/2 1, 1/2 0 0। इसमें कितनी है 1, माइनस का है प्लस का, ये 2 में से माइनस हुआ था क्या? हाँ ये 1/2 एज इट इज ही था ये तो। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? उसके बाद में अब ऐसे ही नीचे वाली वैल्यूज लिख देते हैं। 5/2 0, उसके बाद में -1/2 0 1 540। जीरो। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज निकल चुकी है। अब ये वैल्यूज देखते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इधर की साइड चाहे ये हो या ये, इनमें ये सारी वैल्यूज आ जाती है एज इट इज की रो की जो निकाली गई है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद में सारी वैल्यूज फिल कर दो। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस का 2/3 यहाँ आ जाएगा, ये 1/3 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही ये आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस का 2/3 यहाँ आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, और ये 0। अब इधर क्या लिखते हैं अपन कि उसी रो और कॉलम में, रो में कौन सा की नंबर में आ रहा था। जैसे अपन पहले की बात करें, ये की कॉलम था, की कॉलम में जो आ रहा था। अब इस की कॉलम में उसी रो में देखे तो क्या आ रहा था 1/2, इधर कितना आ रहा था 3, इधर क्या आ रहा था 5/2। तो बताओ यहां कितनी वैल्यू लिखे, कितनी लिखेंगे? 1/2 लिख दे सब में, क्योंकि 1/2 ही आ रहा था उस लोकेशन पर।
की कॉलम में जो नंबर आ रहा होगा इसका वो लिख दिया जाएगा। और इस रो के लिए की कॉलम में आ रहा था 5/2, तो इससे पिछली टेबल में जब अपन जाएंगे तो हमारा जो की कॉलम बना था वो ये बना था। तो हमने सब मल्टीप्लाई में देखो सब 2, 4 और 1 ही आए थे सबके अंदर। तो इसके अंदर अगर अपन देखें जब अपन ने सॉल्व करा था तो यहाँ तो 4 आ गया था सब में और यहाँ पर 1 आ गया था की कॉलम के अंदर जो वैल्यू आती है। तो वो एक ही वैल्यू आएगी सबके अंदर सेम। और ये वाली वैल्यूज जो है ये कहाँ से आती है, ये जो अपन ने की रो निकाला, नया रो निकाला है की नंबर से, वो वाली वैल्यूज सारी यहाँ आ जाती है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट वाले को सॉल्व करें, जैसे 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा ये, तो 0 आ जाएगा ये। 1 माइनस 0 ही हो जाएगा ये, 0 इंटू 1/2। 1 माइनस 0 करोगे तो 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो। 1/2 पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 बाय कितना आएगा, 5/6 आएगा पक्का, सब सॉल्व करने के बाद। माइनस प्लस क्या, ये माइनस का बन जाएगा, देख ध्यान रखना। फिर 1/2 में से माइनस होगा, क्या वैल्यू निकली, इसको सॉल्व करके क्या निकली, ये बनेगा 1/2 माइनस -2/6। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये एट दी एंड ऐड होंगे, फिर दोनों क्या ऐड होंगे पक्का। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है निकाल लो। ये बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए भैया आपको। कितना आ रहा है 5/6। आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी। नेक्स्ट देखिए, 0 में से लेस करेंगे 1/3 इंटू 1/2। सॉल्व करो, ये माइनस में ही आएगा, माइनस का 0 में से -0 हो जाएगा ये। तो ये वाला सॉल्व करो। हाँ जी, क्या निकला, नेक्स्ट निकालो क्या आ रहा है, 7/6 माइनस का प्लस का, नेक्स्ट आप इन वैल्यूज को सॉल्व करके भी लिख सकते हो, बट जब डिजिट ज्यादा आएगी तो उससे आपका फाइनल आंसर में मिस्टेक आ जाएगी। मान लो यहाँ पर 0.83333 आ गया, तो आप 0.83 लिखोगे ओनली, उससे आपके फाइनल आंसर में डिफरेंस आ सकता है। फिर इस फॉर्म में लिखने से कभी डिफरेंस नहीं आएगा आपका, इसीलिए अपन यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं इनको। ऊपर देखिए, ऊपर क्या वैल्यूज थी, यहाँ पर ऊपर तो थी 360 और इधर 360। तो यहाँ पर अपन कितना लिख दे, 360 माइनस, यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखो 360 तो यहीं पर थी,
माइनस में ये कैसे आया कि इसी जगह पर क्या वैल्यू थी वो देखनी पड़ती है और इसकी वैल्यू क्या थी वो देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो देखो अपन ने क्या करा कि इन सब के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज निकली है तो जो नंबर पिछली टेबल में थे वो एज इट इज लिख लिए, ये वाले। सबसे पहले तो ये नंबर एज इट इज लिखने के बाद इसमें से माइनस क्या होगा, माइनस में जो पहली वैल्यू है वो आएगी ये जो रो अपन ने सॉल्व करी है उसकी वैल्यू। और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसी टेबल में इसी कॉलम में बोले कि ये कॉलम जो था, जैसे ये कॉलम था तो इस कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा था इसके रेस्पेक्ट में। जैसे अपन बात करें कि ये पिछली वाली टेबल में ये की कॉलम बना था तो यहाँ हाफ आ रहा था, यहाँ 3 आ रहा था, यहाँ 5/2 आ रहा था। अभी अपन को इसके लिए देखना है तो इस वाली रो के लिए की के अंदर कौन सा नंबर आ रहा था, हाफ। तो अब ये पूरे में ही हाफ चलेगा अगली टेबल में। यहां पर कितना आ रहा था 5/2, तो ये देखो पूरे में ही 5/2 चलेगा। तो इसी सेम लोकेशन पे इस मान लो ये जो अपनी की कॉलम बन गई, की कॉलम की वैल्यूज आती है, रेस्पेक्टिव की कॉलम वैल्यूज बोल सकते हैं अपन इसको, पिछली वाली टेबल की। तो ये सारी चीजें अपन ने सॉल्व कर ली, अब इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कुछ चीजें अभी अपन ने नहीं करी है। ये वैल्यू क्या आई 300, ये कितनी आई 120। ये इधर क्या क्या आया था, यहां पर क्या था। अब अपन को रेशियो निकालना है और जेड जे निकालना है और सीजे माइनस जेड जे निकालना है। रेशियो निकाल लेते हैं पहले, निकल जाएगा आराम से। फर्स्ट वाले का निकालो, देखो कैसे निकलेगा। ये 300 है, इसको किससे डिवाइड करें बताओ। लेकिन सर अपन ये निकाल ही नहीं पाएंगे जब तक अपने पास में की कॉलम नहीं होगा, क्योंकि वो जो डिवाइड होती है वो की कॉलम की वैल्यूज से होती है, तो पहले वो काम करना पड़ेगा। यही निकाल लेते हैं। जेड जे की वैल्यूज कैसे निकलती है, जेड जे की वैल्यूज ये जो वैल्यूज है इन सबको इससे मल्टीप्लाई करके वेटेड होता है। तो 0 × 100 0, 1 × 80 और 0 × 0 0। तो ये कितना निकलेगा 80। इसका निकालो नेक्स्ट वाले का। 1 × 100 100 आएगा, फिर 0 से तो 0 ही आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 100। इनको सॉल्व करो। 100 × 5/6, 80 × -2/3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर। किसका 30 आ रहा है ये फिर 0 या कुछ आ रहा है इसमें आएगा। ये 0 आ रहा है। ये सारी वैल्यूज अपनी निकल चुकी है जेड जे की। कैसे निकालनी है, ये जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज है मल्टीप्लाई करो इस कंट्रीब्यूशन से, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो इन कंट्रीब्यूशन से, इनको मल्टीप्लाई करो इन्हीं कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जेड जे निकल चुकी है। अब सीजे हमारे पास में ऊपर निकला हुआ है। सीजे माइनस जेड जे करते हैं। 80 - 80 0, 100 - 100 0 - 30 0 - 10 0 - 0 0।
अब देखिए इसके बाद में अपन को की कॉलम सेलेक्ट करना होता है। की कॉलम हम किसको सेलेक्ट करते हैं? जो सबसे ज्यादा हमको कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, नेट वैल्यू ऐड कर रहा हो। इनके अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है? जीरो। तो क्या हम ऐसी चीज को बनाएंगे जो जीरो वैल्यू ऐड करे? तो बना के फायदा क्या है? वो कुछ फायदा तो उसको बनाने से हो नहीं रहा, कोई प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है। तो अब हम इसको में से किसी को भी सिलेक्ट करें, अगर इनको करेंगे तो उल्टा नुकसान है, हर एक यूनिट पे 30 का लॉस होता जाएगा। तो नेट वैल्यू एडेड अब कुछ नहीं आ रही, तो मतलब अपना आंसर यहीं पर समाप्त हो गया है। अब यहीं पे अपन को फाइनल आंसर निकालना है। यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। देखो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन और वैसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अभी अपन ने नई यूनिट्स किसकी बनाई है? इसकी, एक्स की। 120 इंटू 80 करो, कितना आता है? और y की कितनी बना रहे हैं? y की कितनी बना रहे हैं? 360। 360 इंटू 100 वो आ गया था पहले, तो टोटल मिला करके ये आएगा। देखो 36,000 तो पहले का प्रॉफिट था, प्लस इससे कितना आ रहा है? 120 इंटू 80 करके। पिछली टेबल से देखते हैं, इससे पता नहीं चलेगा। 120 यूनिट्स बनाई और कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा इससे? ये देखो अपन ने यूनिट्स निकाली थी यहां से, जैसे अपन ने पिछले वाले में निकाली थी ना। देखो पहली टेबल से अगर आप कनेक्ट करें, सबसे पहली टेबल में जाते हैं अपन। सबसे पहली टेबल में हमको कैसे पता चला कितनी यूनिट्स बना रहे? कुछ नहीं बना रहे थे उस सिचुएशन में, तो अपन तो पता ही नहीं चला। नेक्स्ट उसके बाद में अपन ने किसकी एंट्री करवाई? उसके बाद में अपनी एंट्री हुई थी, कहाँ गई दूसरी टेबल? वाई की एंट्री हुई थी। वाई की एंट्री पर सर यूनिट्स कितनी बनाए पता नहीं था, तो कैसे निकाली थी बताओ? वाई की हमको ये तो पता था, वाई कंट्रीब्यूशन 100। ये मत देखना कभी, ये की कॉलम निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन यहां लिखा हुआ है। ये तो क्या बाय चांस इसमें ये 0 था तो ये 100 आ गया, तो सेम हो गया वो दोनों। हमको कंट्रीब्यूशन ऑलवेज ये देखना है कि एट द एंड जब फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे तो वो वाला देखना होगा। ये की कॉलम डिसाइड करने के लिए होता है। जैसे आप मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन कैसे लेते हैं? प्रॉफिट निकाल के नहीं लेते, वहां पे आप देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर आर, ठीक है, या कंट्रीब्यूशन पर केजी, इस तरीके से देखा जाता है। वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता। इसी तरीके से ये डिसीजन मेकिंग के लिए है, ये जो वैल्यूज है, बाकी रोल नहीं है। बाकी जब फाइनल आंसर निकालेंगे तब इसको देखा जाएगा। ठीक है, अब निकाल करके मुझे एक बार बताओ सोच करके कि फाइनली अपना प्रॉफिट कितना आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, फिर हो गया बस ये क्वेश्चन। सोच समझ के बताना। ये टेबल तो वैसे ही हो चुकी है, अगली टेबल। प्रॉफिट सोच समझ के निकालना, फाइनल लास्ट टेबल से मिलेगा। पता नहीं, अभी निकालते हैं, देखो बाकी को निकालने दो।